Hello and welcome everyone to the Textbook Super Coaching Platform. Myself प्रद्युमन त्रिपाठी एंड आज हम सभी यहाँ पर जुड़े हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशनल सेशन के लिए और साथ साथ इंस्पिरेशन स्टोरी के लिए। सो आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ सौरभ जी को, जिन्होंने इस बार दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशन में यूजीसी जेआरएफ एग्जामिनेशन में एग्जाम जेआरएफ क्रैक किया है स्पेशली। सो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा सौरभ को एंड आपका स्वागत है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। और आज हम सौरभ के साथ मिलकर जानेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाता है, बिकॉज जेआरएफ आप सभी का सपना है, ठीक है। जेआरएफ क्रैक करना आप सभी चाहते हैं और बिकॉज सौरभ ने जेआरएफ को क्रैक किया है तो किस तरीके से किया है, क्या मेथड थी, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, ये सब हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सौरभ ऑन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो सौरभ, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप मतलब बेसिकली आपका थोड़ा सा पहले हमारे यूजर्स को जो है अपने जो व्यूअर्स हैं उनको अपने जो बैकग्राउंड है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका सिटी क्या है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, वो थोड़ा सा हमारे यूजर्स को जरूर बताइए। और इस बार आपने जो एग्जाम क्रैक किया, कितने परसेंटाइल से आपका क्रैक हुआ जेआरएफ, वो जरूर बताइए। ठीक है, ये मेरा नाम सौरभ है। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और फिलहाल मैं मास्टर्स के सेकेंड सेमेस्टर्स में हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जेआरएफ की मैंने तैयारी, विशेषकर जो मेरी तैयारी थी वो पिछले 2-2.5 महीनों की थी, जिसमें प्रद्युम्न सर के चैनल्स के थ्रू, टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के थ्रू मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए, तो उससे मुझे हेल्प मिला। और इसके अलावा मेरा जो मेन था वो ये था कि मैंने एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन कुछ वक्त पहले किया था, DUET का एंट्रेंस या JNU का CUET PG, तो उसके भी कुछ लाभ मुझे मिले हैं। और जहाँ तक परसेंटाइल का बात है तो मुझे 99.47 परसेंटाइल मिले हैं। 99.47% काफ़ी अच्छा स्कोर है सौरभ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ वंडरफुल स्कोर इन द जेआरएफ एग्जामिनेशन। और अभी आपने बताया कि आप DU से आपने किया, तो मेरा भी काफ़ी अच्छा DU से रिलेशन है, बिकॉज मेरा भी ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन भी वहाँ से किया, मास्टर्स भी आप वहीं से करें और मेरा भी वही बैकग्राउंड रहा है। DU से पढ़ने का तो अपना मजा है अलग। आप भी आई होपफुली एंजॉय कर रहे होगे DU का एनवायरमेंट, बिकॉज इट गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड अगेन एक अपने आप को मौका मिलता है एक्सप्लोर करने का, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। सो सभी लोग DU में पढ़ना, आई गेस आपका अच्छा ये DU में एडमिशन भी उसके थ्रू हुआ, एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, तो फिर तो आप एंट्रेंस में बादशाह हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्जाम डेफिनेटली जब आप एक बार प्रिपरेशन करते हैं तो वो जो स्ट्रेंथ है आपकी डेवलप हो जाती है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है एग्जाम को क्रैक करने का और किस तरीके से स्मार्ट स्टडी से प्रिपेयर करना। सो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यूजुअली जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपने भी बहुत लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन की है और अभी आपका मास्टर्स चल रहा है, उसके साथ में आपने जेआरएफ क्रैक किया, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत इजीली सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सो आपने डेफिनेटली बहुत मेहनत की होगी। तो क्या अप्रोच आप चलाते जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो किन किन चीज़ों पे, किन किन पॉइंट्स पे आपने मेजरली फोकस किया है, वो थोड़ा सा बताइए। जैसे सर, मैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को चेक कर रहा था, मैंने देखा 2019 से 22 तक, विशेषकर जब से NTA इसको कंडक्ट करा रहा है तो उसको मैं चेक किया, तो उसमें मुझे पता चला कि वेस्टर्न थिंकर जो है उस पर फोकस है और रिसेंट में ये लोग इंडियन पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उससे 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरी भी शिफ्ट में लगभग 13 क्वेश्चन आए थे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। तो मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, मतलब मेरा जो था सर जोन जो था वो पेपर 2 था, क्योंकि पेपर 1 3 ही महीने पहले मैं इस पे आया हूँ, मेरे लिए वो नया था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं पेपर 2 में अपना जो है अच्छा करूँगा, और पेपर 1 का भी मेरा जो तरीका था वो PYQ वाला ही था कि PYQ बना के उस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन पेपर 2 मेरा एकदम फोकस्ड एरिया था। फिर मैं यूट्यूब पे गया कि क्या क्या है नेट से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले आपका ही वीडियो आता है, क्योंकि शायद आप पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं इन सब के बीच। तो उस व्यूज़ को मैंने देखा, तो फिर देखा कि कुछ मैराथन क्लासेस हैं जो मतलब महत्वपूर्ण है, उसके बाद MCQ के भी प्रैक्टिस है, तो उसको मैं किया। और उससे क्या हुआ कि मेरा ब्रशअप हुआ, जो मैं एंट्रेंस क्योंकि 5-6 महीने पहले दिया था, तो चीज़ें उससे थोड़ा अलग टाइप का चीज़ इसमें आता है, 50 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट होते हैं। तो उन सब के थ्रू क्या था कि मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटी और IR में विशेषकर जो IR के क्वेश्चंस आ रहे थे, उसमें मैं बेलिस एंड स्मिथ के जो 11 चैप्टर है, फर्स्ट के 11 चैप्टर, उसमें मैं ध्यान दिया। और हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपके ही नोट से जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं उसी से सेंट्रिक रहा, क्योंकि उतना ज़्यादा कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं वो तरीका अपनाया, कहाँ ज़्यादा वेटेज देना है, कहाँ कम देना है, तो इस हिसाब से एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी बनाई। और ये सही भी है, क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ने के प्रयास करेंगे तो शायद तक उतना सक्सेस नहीं मिल सकता। अगर आप इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी की, देखिए कि कितना प्रोडक्टिविटी निकल सकती है कि अगर आपने
आपने 2 घंटा 3 घंटा या फिर 1 या 2 दिन किसी सब्जेक्ट को दिया तो वहां से कितना स्कोर आप कर पाएंगे। ये मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट का अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी कैन से प्रिपरेशन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव की एग्जाम क्या चाहता है और उसको स्टडी को समझ के अपने हिसाब से प्रिपरेशन बनाना, बिकॉज आपको कंपीट करना है दूसरों से। ये नहीं कि आपको सिर्फ पास करना है, आप यहाँ पास करने के लिए नहीं है। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी स्टडी की, जैसे आप वहाँ पे आपने यूट्यूब पे क्लासेस देखते थे, आप ऐप पर भी क्लासेस वगैरह देखते थे। सो क्या आपको लगा कि टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर जो प्रिपरेशन करने का तरीका है, जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वहाँ दिए जा रहे हैं या फिर क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, जैसे टेस्ट सीरीज आप स्पेशली बता रहे थे, टेस्ट सीरीज को भी आपने अटेम्प्ट किया है, तो उनमें से क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या आपको लगा कि एक कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसको किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए, मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, क्लासेस कब देखनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, मतलब बिकॉज नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जून में आने वाला टाइम बहुत कम है, तो आपका उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगा जो कि आप प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम के लिए अप्रोच करें, तो उनको क्या किस तरीके से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, चैनल यूट्यूब चैनल हुआ या फिर क्लासेस हुई, किस तरीके से उसको अप्रोच करना चाहिए? सर, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक पे जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं या फिर जो आप देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपको इस एग्जाम में विशेषकर ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करना होगा जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन गलत हो रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप ऐप पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप लिखते नहीं है उसको, जो गलत होता है उसे देख के इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक एक अच्छा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आता है, तो उसको अगर आप नोट करेंगे और उसको बार बार देखेंगे तो जो गलतियां आप लगातार कर रहे हैं उसे दोहराएंगे नहीं, और इससे आपको एक विशेष लाभ मिलेगा। और टेक्स्ट बुक काफी यूजर फ्रेंडली भी है, आपको टेस्ट देने में वहाँ उबाऊपन नहीं लगता है कि हाँ दे रहे हैं, हम कहीं भी बैठ के दे सकते हैं, खाते हुए दे सकते हैं, घूमते हुए दे सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब बाध्यताएं हैं कि हम इतना इस समय देना है, वहाँ सारी तरह की सुविधाएं हैं। तो ये एक अभी के लिए ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप, लेकिन क्या है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए और विशेषकर उन नोट्स से हमें बहुत फायदा होता है। PYQs के नोट्स हो या टेक्स्ट बुक के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है जैसे आप कभी सुने नहीं है लेकिन वहाँ पे वो आपको मिलेंगे। तो इन सब से मुझे लगता है नॉलेज गेन होता है आपका। और सीधी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया सौरभ, कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बहुत सारी बार होता है कि क्वेश्चन गलत हुआ है, बट आप उसको छोड़ के आगे चले, छोड़ो, बिल्कुल वो छोड़ने वाला अप्रोच गलत है। आप जब भी कोई नई, आप जहां फंसे, आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब अगली बार कभी ये क्वेश्चन मुझे दिखेगा या फिर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन दिखेगा तो वो मुझे आना चाहिए। गलती होना सबसे से होता है, ठीक है, गलती सबसे होती है, बट अगर मिस्टेक हो रही है तो उससे वहां से तुरंत लर्न करना है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस नई इन्फॉर्मेशन को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना है, जिससे बाद में रिवाइज कर सकें। बिकॉज 100% किसी को नहीं आता, बट प्रैक्टिस जितना करेंगे उसमें गलतियां जितनी हो रही है उसको एवेल्युएट करिए बहुत अच्छे से, और जब वो जो एवेल्युएशन करके आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है तो उसको अगर रिवाइज करेंगे तो आखिरी में वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी। नहीं तो क्या, अगर आप उसको छोड़ देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं आता, बट वो एग्जाम में जब उसी प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो बड़ा दुख होता है कि यार ये देखा था पर पढ़ा नहीं, तो वो गलती मत तो आएगा। तो काफ़ी बहुत सटीक बात जो है, और टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाए हैं सौरभ जी ने, वो भी बताया कि आप बहुत कंफर्टेबल वे में लगा सकते हैं, बट ये है कि कंसिस्टेंसी से लगाइएगा क्वेश्चंस को, और ये ध्यान रखिएगा जब भी कुछ नया जानकारी मिले तो उसको तुरंत अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लें, और जिससे वो आपके हमेशा बने रहे। एक और मेजर प्रॉब्लम्स जो कि स्टूडेंट्स की अक्सर आती है प्रिपरेशन में, जैसे कि आपने बताया कि आपने मेजरली पेपर नंबर 2 पे फोकस किया, सो पेपर नंबर 1 की तरफ आपका क्या अप्रोच था? बिकॉज JRF जो है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पेपर 1 में अच्छा स्कोर नहीं है तो JRF निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो पेपर 1 को कैसे आपने साइड बाय साइड मैनेज किया? पेपर 1 में सर मेरे स्कोर 33 थे, 33 मुझे आए थे, काफी अच्छा। हाँ, तो पेपर 1 में मैंने क्या किया कि जो PYQs है, PYQs में मैंने देखा उसमें तो हर यूनिट से सर 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 यूनिट है, तो DI पे मैं फोकस किया कि इसमें गलत नहीं करना है, क्योंकि ये तो मतलब है कि अगर आपको आएगा तो 5 में, हाँ मतलब आप एकदम कर लेंगे। हाँ, पैसेज मैंने पूरा किया, फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन जितने थे उसका फॉर्मूला जो उस तरह का था वो मैं याद किया, तो इस तरह 15 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे हो गए कि वो तो बन जाएंगे उसमें। हाँ, वो मतलब 15 में 14 तो आ ही जाएंगे, एक मान लीजिए कहीं गलत हो जाए। उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं जो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देखता था कि उसमें बहुत कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन, जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम कैसे बेहतर होगा, उसकी क्या टेक्निक है, इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर जैसे मैं पहले से थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि इंडिया के जो एंशिएंट मतलब वो सब यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चन, मतलब नालंदा, हायर एजुकेशन में वल्लभी कहाँ है, ये सब आ रहे थे। फिर कोठारी कमीशन का भी एक क्वेश्चन हम लोग में था। हाँ, तो उससे तो उन सब से क्या था कि इन सब को ऐड करके मेरे लगभग इतना हो गया कि हाँ मतलब 30-32 तो हाँ 33 स्कोर करना अपने आप में, जैसा आज के वक्त में पेपर नंबर 1 आ रहा है, आई कैन रियली से कि आसान नहीं है। पहले पेपर 1 फिर भी आसान होता था, अब बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो NTA जो है
कुछ भी उल्टे सीधे क्वेश्चन उठा के डालता है वहां पे, और वो अपने आप में ट्रिक होता है। पेपर 2 फिर भी इजी कंपैरेटिवली होता है, पेपर 1 सबके लिए स्ट्रगल है, और इसमें 33 क्वेश्चंस करेक्ट करना आउट ऑफ 50 अपने कमेंट में जो है, और वो भी आपने स्टडी सही बनाई थी। उसमें सर ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्पेशली स्टूडेंट है वो मैथ को एकदम इग्नोर कर देते हैं, उसे करना ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसे करेंगे तो वो श्योर शॉट है कि उसमें आपका 100% क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती हो सकती है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, आप उसमें पढ़ भी लें तो बट गलती होने के चांसेस है, वहां पे आप लॉजिक लगा लेंगे, बट मैथ्स में गलती नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला लगाया, सॉल्यूशन जो आया, आंसर है। डीआई में भी ये है कि डीआई को लगता है कि बड़ा है वो, बट अगर उसको 2-3 दिन का भी टाइम दिएगा, मेरे हिसाब से जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर डीआई को आप थोड़ा सा भी टाइम दें, 5-6 दिन का भी अगर आपने टाइम दिया तो वो 10 क्वेश्चन आपके गारंटी, 10 मार्क्स गारंटीड है। वो प्रैक्टिस सर मतलब बेहतर अगर हो गया तो। और बाकी सब सब्जेक्ट से भी, जैसे अगर आप देखा जाए कि हायर एजुकेशन से भी 5 में से यार 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, 5 के 5 नहीं मान सकते हम, 2 to 3 क्वेश्चन अगर आप थोड़ा हर यूनिट को लेके। ये भी होता है सर कि जब आप अच्छा प्रिपरेशन किए हुए हैं तो जो गट फीलिंग आती है आपको एग्जाम के समय, जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो नेट में है नहीं, आप अपना पूरा कोशिश कर सकते हैं, तो वो गट फील भी कई बार आपको 3-4 क्वेश्चन सही करवा देती है। वो पॉजिटिविटी है। देखिए ये जो बात अभी सौरभ ने कही वो बहुत अच्छी बात है। गट फीलिंग पॉजिटिव इसलिए होगी बिकॉज आप सेट तक प्रॉपर्ली रिवीजन करके गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी है कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ये एग्जाम डिमांड करता है, मैंने इतना पढ़ लिया है और इस हिसाब से मेरे इतने स्कोर हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब एग्जाम हॉल में आप एंटर करेंगे, सो आपका एक पॉजिटिव नोट पे आप एंटर करते हैं, और वो जो ऑप्टिमिज्म है, क्वेश्चन को टिक करते हैं, आपको घबराहट नहीं होती, और उसमें अक्सर जो है वो गट फीलिंग एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज, नहीं तो वही गट फीलिंग कभी कभी बुरी भी ले जाती है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव फेस के साथ गए कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो एग्जाम हॉल में घुसते टाइम भी थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आप को रखना है कि नहीं यार जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, तो वो हमेशा मेरे हिसाब से एक पॉजिटिवली वर्क करता है, और यही एक अपने आप में बहुत बड़ा राज होता है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो कि अक्सर बताना पसंद नहीं करते। तो सौरभ भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने एक अपने आप को एक सही स्ट्रेटजी में बांधा, सही रास्ते पे लेके गए कि इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसको फॉलो किया, उस स्ट्रेटजी को प्रॉपर रिवीजन किया, और इसीलिए आज हमारे साथ हैं, अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सौरभ की स्टोरी सुनकर, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन की है, अभी मास्टर्स कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ जेआरएफ ऑलरेडी, मतलब वो तो मास्टर्स के बाद बाहर निकलेंगे और पीएचडी में एडमिशन लेके अपना जेआरएफ जो एकेडमिक कैरियर है वो अपने आप में सेट है। सो आप सभी से भी उम्मीद है कि आप सौरभ की स्टोरी से कुछ लर्न करेंगे, और जो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं उनको अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, प्रिपरेशन की जर्नी में फॉलो करेंगे। सौरभ, लास्ट में बस आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी सक्सेस है, इसके लिए आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जिसको भी क्रेडिट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। निश्चित तौर पे मैं अपने सक्सेस के लिए सबसे पहले तो अपने जो परिवार के यानी माता पिता, भाई, इन सब का मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ बिहार से, और वो भी पूर्णिया जैसे जिले से, तो वो बहुत ही साधारण जिला है, वहाँ से उन लोगों की मदद के बिना आगे नहीं हो सकता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है जो पाथ गिवर हैं, जो मुझे बताए, गाइडेंस दिए किस तरह उसमें, चाहे वो यूट्यूब के शिक्षक हो, चाहे मेरे अपने ग्रेजुएशन के शिक्षक हो, इन लोगों का भी बड़ा योगदान है, और उनका योगदान और आगे भी रहे, ये भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी मेरा योगदान, आप भी जितना दिए हैं और आप भी आगे हम लोगों पे अपना योगदान बनाए रखेंगे। तो बस मैं इन लोगों को और अपने दोस्तों को भी, जो मुझे एक पॉजिटिव मेंटल स्पेस में अच्छे तरीके से रखते हैं, विशेषकर उन चुनिंदा दोस्तों को जो मेरे एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट में है, तो उन सबको मैं ये अपना सक्सेस डेडिकेट करता हूँ। चलिए, थैंक यू सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है, आपका जो सक्सेस है, उससे और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, और वो उनका भी सपना जो है नेट जेआरएफ निकालने का अच्छे तरीके से वो प्रिपरेशन करेंगे। सो बस इसी के साथ आज का ये जो इंटरव्यू है, हमारा सक्सेस जर्नी जो हमने सुनी सौरभ जी से, यहीं इसको समाप्त करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और बहुत कुछ लर्न करते रहिए, ठीक है। इन वीडियोस को बनाने का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिससे आप एग्जाम के प्रिपरेशन का सही रास्ता समझ सके, और साथ साथ एक मोटिवेशन भी का फैक्टर, बिकॉज जब हम सक्सेसफुल स्टूडेंट से उनकी सक्सेस जर्नी सुनते हैं तो समझ में आता है कि शायद तक वो कुछ हमसे अलग नहीं है, हमारे ही तरह है, असाधारण नहीं है, हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस एक सही अप्रोच, सही रास्ता मिलने की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शन अगर मिलेगा तो उसको फॉलो करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली आपके दरवाजे पे भी खटखटाएगी। तो बस इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जैसा ही वीडियो लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।